अभी वैसे मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहा था और आपने फंडामेंटल राइट्स के ही क्वेश्चन किया यहाँ पर। अच्छी बात है, अवेयरनेस अवेयरनेस ज़रूरी है इस चीज़ में, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट्स की, तो आपको पता होगा, आपने जैसे पढ़ रखा है पहले भी, है ना, आपने स्टडी कर रखा है पहले भी कि हाँ फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे खुद पढ़ रहा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा यहाँ पर मतलब चैप्टर लेके ही बैठा हूँ टोटल। मैं मतलब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे देख, है ना, दिख रहा होगा आपको किस तरह से मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर ही मैं यहाँ पे लेकर रखा हूँ ना, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही मैं पढ़ रहा था अभी। जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या, आप ये जानना चाह रहे हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, आपको वहाँ पे दिख गया कि जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। बेसिकली आपको ये अगर दिखा होगा, अगर मैं बात करूँ कि अगर बेसिकली अगर आपको ये दिखा होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आप एनसीईआरटी की बुक रीड कर रहे थे, है ना। हाँ, राइट। जैसे आप मान लो कि एनसीईआरटी अगर क्लास 8 की एनसीईआरटी की पॉलिटिकल की अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको चैप्टर मिले होंगे, और चैप्टर में आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बताई गई होगी। तो आप उसी चीज़ को डाउट मिलेगा कि फंडामेंटल राइट्स आखिर क्या होते हैं, है ना। तो अगर मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये टोटल फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के फंडामेंटल राइट्स गिवन होते हैं हमें, ठीक है। अगर इसमें सबसे मेन अगर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो आर्टिकल 19 है वो हमारा मेन है, जो हमारे लिए मतलब कह सकते हैं कि रामबाण का काम करता है। अगर हमें कोई भी फ्रीडम मिली है तो हमें आर्टिकल 19 ही देता है। आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग होगी और सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट जो हमारा आर्टिकल 19 है वो हमारे होते हैं, ठीक। और आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 राइट्स दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आर्टिकल 12 की बात करूँ, जैसे आर्टिकल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो है तो वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 12 की अगर बेसिकली मैं बात करूँ तो आर्टिकल 12 में सिर्फ व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या, इनके सिर्फ डिफिनेशन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। आर्टिकल 12 आपका सिर्फ और सिर्फ ये डिफिनेशन क्लियर करता है कि हाँ आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ठीक है। जैसे आप ब्रीथिंग कर रहे हैं अभी, है ना, एज यू आर जस्ट ब्रीथिंग, दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स। आप फीडिंग कर रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, किसी को कुछ कोई चीज़ खिला रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप जा रहे हैं, दिस ऑल आर योर फंडामेंटल राइट्स। आप प्रेइंग कर रहे हैं, दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स। आप वॉकिंग कर रहे हैं, दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स। आप स्टडी कर रहे हैं, इवन आई एम स्टडिंग, दिस इज माई ऑल्सो माई फंडामेंटल राइट्स। अगर आप कॉलेजेस जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स। आप अपने लाइफ को पास कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट्स। ये सारे जो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। मतलब सिंपली अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 12 जो है सिर्फ उसी को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और आर्टिकल 12 के अंदर जिस चीज़ का डिफिनेशन दिया गया है कि व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स, दिस इज, तो आर्टिकल 12 जो सिर्फ इसी की बात करता है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा आर्टिकल 14 है। अगर आर्टिकल 14 की बात करें कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 क्या काम करता है, तो सबसे पहले आप ये समझना होगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब अगर आर्टिकल 14 की हम बात करें तो आर्टिकल 14 में ये कहा गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि कानून के नज़र में सब बराबर है। कानून की नज़र में सब बराबर होने का मतलब आइदर यू आर बॉय एंड गर्ल, आइदर यू आर मेन एंड वीमेन, आइदर यू आर रिच और पुअर, आइदर यू आर ब्लैक एंड वाइट, आइदर यू आर सेमी ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, इट डजेंट मैटर। अब जो भी हो, इवन यू आर बेगर, यू आर रिच, यू आर I can say you are saint, you are priest, whatever you are, if you are culprit means you are culprit before the law. If you are not culprit, then you are not culprit before the law. लेकिन you must but you must have to understand that equality before law means कानून के समक्ष में सब बराबर, मतलब कानून के नज़र में सब का सब बराबर है, ना वहाँ पे कोई छोटा ना वहाँ पे कोई बड़ा। कानून जो भी हमारा, कानून के नज़र में सब बराबर है। तो ये हमारा आर्टिकल 14 डिवाइन करता है, ठीक है। अगर आपको आर्टिकल 15 के बारे में जानना हो कि आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 12 समझ में आ गया आपको भाई, आर्टिकल 13 समझ में आ गया, आर्टिकल 14 समझ में आ गया आपको, ठीक है। आर्टिकल 15 की अगर बात करते हैं, प्रोहिबिटेड करता है। प्रोहिबिटेड किस चीज़ से करता है, जैसे आप मान लो कि आप सपोज करो, आमतौर पर बिहारियों के साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर बिहारी कोई होता है तो अगर अनदर स्टेट्स में जाता है तो उनके मतलब नाम, जैसे स्टेट्स का नाम लेकर उससे चिढ़ाया जाता है, उनके साथ डिस्क्राइमिनेट किया जाता है, जैसे तुम बिहारी हो। जैसे मान लो अगर बिहारी कोई अगर गुजरात में जाता है तो उसको स्टेट्स के नाम पर उससे मतलब चिढ़ाया जाता है ना, और उसके साथ मतलब डिसअपॉइंट किया जाता है प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर। जैसे अगर मान लो अगर कोई बिहारी है, अगर वो तमिलनाडु में जाता है, साउथ इंडिया में अगर आंध्र प्रदेश में चला जाए, कर्नाटका में चला जाए, बेंगलुरु में चला जाए, तो उन्हें फेस करने के लिए मिलता है ना, उन्हें सैलरी कम दी जाती है। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेट करता है आर्टिकल 15।
फिर आर्टिकल 15 हमारे रिलीजन्स को अगर प्रोहिबिटेड करता है, यहाँ पे रिलीजन के हिसाब से, रिलीजन के अकॉर्डिंग हमें किसी के साथ डिस्क्राइमिनेट नहीं करना है ना, ये हमारा ये करता है। अगर बात करें अब यहाँ पे रेस, तो रेस के अकॉर्डिंग हमें डिस्क्राइमिनेट नहीं करना है, कास्ट के अकॉर्डिंग हमें किसी के साथ डिस्क्राइमिनेट नहीं करना है। अगर कास्ट के अकॉर्डिंग में बात करूँ, जैसे कास्ट में जैसे आजकल हमारे इंडिया में बहुत जैसे हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रहा है, जैसे कोई हिंदू तो कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई जैन, कोई पारसी, कोई मतलब कोई भी अगर किसी भी धर्म से बिलोंग करता है तो इस डजेंट मीन, लेकिन कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, प्लेस एंड सेक्स के अकॉर्डिंग हम क्या करें, उसके साथ डिस्क्राइमिनेट करें। तो आर्टिकल 15 हमें इस चीज़ को प्रोहिबिटेड करता है, ठीक है। जैसे सपोज करें, अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि सेक्स के अकॉर्डिंग हम किस तरह से हमारे साथ डिस्क्राइमिनेट किया जा सकता है। तो सेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे पास, जैसे अगर अकॉर्डिंग टू हम देखें यहाँ पर मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे, तो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और दूसरे अगर तीसरी का हम लोग बात करें तो ट्रांसजेंडर होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई मेन अगर वर्क कर रहा है, जैसे सपोज करें कि अगर कोई मैं मेन हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी काम के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो अगर मुझे उस काम के लिए 15,000 सैलरी मिल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन अगर उसी काम को अगर कोई वीमेंस कर रही है उस काम को, ठीक है, तो उसके लिए उसे 10,000 प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो मतलब यहाँ पे अब देख रहे हैं कि अगर कोई काम को सेम प्लेसेस पर अगर काम किया जाए तो उसे 15,000 मिला किसी मेन को, लेकिन उसी काम के लिए किसी मेन को कितना मिल रहा है, उसी काम के लिए किसी वीमेंस को कितना मिल रहा है, तो 10,000 मिल रहा है, मतलब 5,000 का डिस्क्राइमिनेट देखने के लिए। तो इस चीज़ को भी हमें आर्टिकल 15 क्या करता है, मतलब रोकता है हमें इस चीज़ के लिए कि हमें डिस्क्राइमिनेट नहीं कर सकते किसी के भी साथ, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 15 डिफाइन करता है। अब आप तो ये हमारा सेक्स का अकॉर्डिंग हो गया, ट्रांसजेंडर में भी ये चीज़ हो सकती है लागू, है ना। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर आर्टिकल 15 तक देख सकते हैं, ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में मैंने पहले बता ही रखा कि आखिर प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे आप बिहारी हैं, गुजराती हैं, मराठी, अगर अनदर स्टेट में जाते हैं तो आपको स्टेट्स के अकॉर्डिंग कि अगर आपके साथ डिस्क्राइमिनेट नहीं किया जाएगा, जो अगर वहाँ नेटिव स्टेट्स वाले को अगर जितनी सैलरी मिल रही है जितने काम के लिए, आपको भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जो होती है वो सिंगल सिटीजनशिप कैरी करता है, ना कि डबल सिटीजनशिप कैरी करता है। आप अगर इंडिया के किसी भी स्टेट्स में हैं, इसका मतलब ये है कि आप इंडिया के ही अंदर हैं, आपको वहाँ की सिटीजनशिप लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब इंडिया जो कैरी करता है वो सिंगल सिटीजनशिप को कैरी करता है, ना कि डबल सिटीजनशिप को कैरी करता है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको क्लियर हो चुके होंगे कि अगर आर्टिकल 16 की बात करूँ तो आर्टिकल 16 हमें ये प्रोवाइड करवाता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक इंप्लॉयमेंट। अगर किसी पब्लिक इंप्लॉयमेंट की बात की जाएगी तो वहाँ पे सबके पास ये राइट्स होते हैं कि कोई भी पब्लिक इंप्लॉयमेंट में काम कर सकता है, ठीक है। मतलब किसी के साथ डिस्क्राइमिनेट नहीं की जाएगी, चाहे वो मेन हो, वीमेंस हो, मेल हो, फीमेल हो, या फिर मतलब, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि डिस्क्राइमिनेट करने का मतलब अगर पॉजिटिव डिस्क्राइमिनेशन है तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हमारे 2 टाइप्स के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। आप इसको टोटल क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे सपोज करिए कि कोविड का जब टाइम चला था हमारे पास, तो हम लोग क्या करते थे, छुआछूत का मतलब ये कर चुके थे ना। जैसे अब किसी को देखते थे तो हम उससे दूरियां बना कर रखते थे, हाथ से हैंडशेक नहीं करते थे, तो ये हमारा क्या था, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन था। क्योंकि ये जो हमारा प्रोटोकॉल था किसके द्वारा दिया गया था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये हमें दिया गया था। तो जिस वजह से हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, लेकिन ये हमारे कुछ दिनों के तक के लिए था, यानी कि हमारा मतलब जिंदगी अब चलते हुए आ रहा, कोविड के बाद हम इस चीज़ को कैरी करें, ऐसा हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को कैरी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को कैरी नहीं कर सकते। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर पब्लिक इंप्लॉयमेंट की बात करेंगे तो अगर पब्लिक इंप्लॉयमेंट की बात करें तो पब्लिक इंप्लॉयमेंट में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें किसी भी तरह के कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ तो अब आर्टिकल 17 है। एग्जाम में भी यहाँ से खरे क्वेश्चन होकर आते हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ को माइंड मेकअप करके चले कि एग्जाम में आपको खरे क्वेश्चन उठ के आएंगे, ठीक है। आर्टिकल 17 सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल 17, इसमें क्या बोला है, ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम किसी के भी साथ छुआछूत का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। छुआछूत डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर मैं किसी के साथ छुआछूत वाली डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ तो वो हमारे लिए प्रोहिबिटेड होता था। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को मतलब ये माना गया कि अगर प्रोहिबिटेड किया गया कि आप किसी के साथ छुआछूत नहीं करते। जैसे पहले ज़माने में आप देख सकते थे कि जो मतलब बड़े जाति के लोग होते थे ना, वो क्या करते, छोटे जाति को ज़मीन में बैठा कर रखते थे। जो उस जग में पानी पी लेता उस जग में वो पानी नहीं पीते, जो उस गिलास में पानी पी लेता उस गिलास में वो पानी नहीं पीते, वो अपने चरपाई पर नहीं बैठने देते थे। वो अपने जैसे मान लो कि वो जिस कुआं में वो लोग जाते थे उस कुआं के पानी वो लोग मतलब छोटे जाति वाले को नहीं दिया करते थे, है ना। इस तरह बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन चलते थे। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति अगर चल रहा हो तो वो क्या करते, जैसे कोई अगर छोटे जाति का अगर कोई व्यक्ति हो अगर वो चला तो उसके पीछे क्या होता था, झाड़ू बांध दिया जाता था, ताकि अगर वो चले तो उसका निशान मिटते हुए चले जाए, है ना। इस तरह के मतलब ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, तो इन डिस्क्रिमिनेशन को भी बंद किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होता है उसकी जो हमारे सब ये कह सकते हैं कि इक्वालिटी को जो प्रमोट करता है वो हमारा जो इक्वालिटी को प्रमोट करता है वो आर्टिकल 17 प्रमोट करता है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 17 किसी भी मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें छुआछूत या फिर हमें अनटचेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस चीज़ को प्रोहिबिटेड करता है। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगर आपके साथ अगर कोई अगर ऐसा सलूक करता है आप उस पर केस भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि इसमें जो अगर आप केस करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ के बारे में ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 20 के
सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आपका केस लड़ेगा, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट आपका ये केस लड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना है। समझ में आ रही है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब अगर बात करो अबोलाइजेशन ऑफ टाइटल्स के बारे में, तो आर्टिकल 19 जो हमारा टाइटल्स को क्या करता है, अबोलाइज करता है। और टाइटल्स के बारे में अगर मैं अबोलाइज की यहाँ पे ये बात करूँ तो टाइटल्स जैसे एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, जैसे आपने कभी कभी किसी को देखा होगा कि जैसे टाइटल यूज़ करता है, जैसे किसी अगर कोई डॉक्टर तो अपने नाम के आगे डॉक्टर का यूज़ करता है ना। अगर कोई जैसे इंजीनियर तो ER का यूज़ करता है अपने नाम के आगे। जैसे कोई अगर आर्मी है तो लिख देता है अपने गाड़ी पर इंडियन आर्मी, है ना। जैसे इस तरीके से क्या कि अगर इस टाइटल को अबोलाइज किया गया था कि जैसे कोई भी हो तो अगर हर सब अगर जैसे है कि अपने अपने गाड़ी के ऊपर अपने अपने नाम के ऊपर अगर टाइटल करता है, तो जो चीज़ अगर वो नहीं है तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा इस चीज़ का दुख होने वाला होगा कि हम ये चीज़ नहीं है तो हमारे साथ आखिर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये इस चीज़ को अबोलाइज किया गया कि आप किसी के मतलब भावनाओं को ठेस न पहुँचाने के लिए अबोलाइजेशन ऑफ टाइटल का यूज़ करना वहाँ पर मना किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 18 है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 12 में बात करें तो आर्टिकल 12 जो है हमारा डिफिनेशन की बात करता है। आर्टिकल 13 रिप्लेस आर्टिकल 13 की अगर बात करें तो वहाँ पर तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को स्टैब्लिश करता है। और आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 की बात करें तो वो क्या करता है, प्रोहिबिटेड करता है, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग से। जैसे आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 जो हमारा वो क्या करता है, अबोलाइजेशन करता है ना। किस चीज़ को अबोलाइजेशन करता है, किस चीज़ को अबोलाइजेशन करता है, तो हमारा आर्टिकल प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो उस पर, सेक्स के अकॉर्डिंग हमारे साथ हो रहा है तो उस पर, जैसे मान लो अगर रेस पे हो रहा है तो उस पर, कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर हमारे साथ किया जाए तो फिर इसी से पर आर्टिकल 14 हमें अबोलाइज करता है। आर्टिकल 16 हमें क्या करता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देती है। अगर आर्टिकल 17 की बात करें, आर्टिकल 17 क्या करता है कि अगर हमारे साथ अनटचेबिलिटी हो गई हो, अगर हमारे साथ अनटचेबिलिटी हो रही, छुआछूत का अगर हमारे साथ मामला किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो हम इस चीज़ को क्या करता है, हम इस चीज़ को रोक लगाती है। ठीक है, अब अगर आर्टिकल 18 की बात करता है, आर्टिकल 18 जो हमारा टाइटल को प्रोहिबिटेड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो मैंने शुरू में ही बताया था कि आर्टिकल 19 जो वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 जो है वो हमारा क्या सबसे फंडामेंटल राइट्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है हमारा तो वो आर्टिकल 19 है। अगर आर्टिकल 19 हटा दिया जाए फंडामेंटल राइट्स तो फिर फंडामेंटल राइट कुछ है ही। आर्टिकल 19 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए हमें क्या है कि आर्टिकल 19 का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ सेटल हो गया, मतलब इससे बहुत सारे हमें राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये जो अभी मैं बोल पा रहा हूँ ये हमारा आर्टिकल 19 की देन है। अगर जैसे मान लें कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि मान लो कि जैसे वो गुजरात में रहता है, अगर वो दिल्ली में आकर शिफ्ट करता है, वो आर्टिकल 19 की देन है वो उसे। ठीक है, आप इंडिया में कहीं भी जाकर अगर आप रह ले रहे हैं, इसका मतलब वो आर्टिकल 19 की देन। अगर जिस दिन आपसे आर्टिकल 19 छीन ली जाएगी मतलब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब यू हैव नथिंग, और आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आर्टिकल 19 नहीं होगा। इसलिए जब भी अगर कोई चीज़ किसी को अगर कुछ करना होता है तो सबसे पहले कोशिश ये करता है कि हम आर्टिकल 19 को क्या करें, वहाँ पर से छीन लें उसके, है ना। अगर आर्टिकल 19 अगर आपसे छीन ली जाएगी मतलब आप अब कुछ भी नहीं है। अब यहाँ तक अगर आपसे आर्टिकल 19 छीन ली जाती है तो आप जो सांस ले रहे हैं ना, इस सांस को भी पूछ कर लेना पड़ेगा जो जिसने आपकी आर्टिकल 19 को छीना है, और अगर आप उसके जीना चाहते हैं तब। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आर्टिकल 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फंडामेंटल राइट्स। अगर आप बात करें तो आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगर आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 हमें क्या काम करता है कि आर्टिकल 20 में अगर हम लोग देखें तो हमें ये क्या करता है कि प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन किस चीज़ से देता है, तो कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस से हमें ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर्टिकल 20 वो हमें क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। और किस चीज़ से प्रोटेक्शन देता है हमें, तो कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस से देता है। ठीक, आर्टिकल 20 के बारे में ये चीज़ आपको याद रखना है कि हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है किसी से, तो कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस से। तो आर्टिकल 21 के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये है हमारा राइट टू पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 1 हमें क्या करता है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में हमें आर्टिकल 20 देता है। ठीक है, ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। जैसे इसमें जैसे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A में अब ये आने वाला है ना। तो जैसे अमेंडमेंट करके बहुत सी चीज़ ऐसी भी थी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, उस चीज़ को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। अब अगर बात करें आर्टिकल 21A की, तो आज जो आप रीडिंग कर पा रहे हैं ना, दिस इज द राइट विच हैज़ बीन गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू यू, कि ये वही राइट्स है आर्टिकल 21A जिस अकॉर्डिंग आप क्या कर पा रहे हैं, एजुकेशन ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की यहाँ पे बात की है। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब ये है जैसे क्लास 1 से लेकर 8 तक की आपकी जो राइट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देगी गवर्नमेंट के द्वारा। दिस इज द राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया हु गोट बॉर्न, कि मैं जो भी जन्म लेता है उसके जन्म से उम्र मतलब 0 से लेकर 14 साल तक की जो पढ़ाई है किसी भी व्यक्ति की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कौन प्रोवाइड करवाएगी, भारत देश के। ये मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि 0 से लेकर 14 तक की जो उसकी पढ़ाई है वो उसकी कंप्लीट करवाई जाए गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जिस स्टेट्स में ये उस स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है,
कि दिस इज़ द राइट विच हैज़ बीन गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि 0 से लेकर 14 तक की जो हमारे एजुकेशन होती है, एजुकेशन राइट्स होते हैं, वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आफ्टर डैट ही हमें कुछ उसके लिए पे करना पड़ता है। जैसे अब 9th में अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ उसके लिए पे करना पड़ता है। 10th में अगर आप जाते हैं तो फिर उसके जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया, एग्जामिनेशन फॉर्म के फ़ी हो गए, कभी कभी एडमिशन फ़ी भी हमें लगता है। अब जैसे 11th में फिर आप जाएंगे एडमिशन लेंगे तो फिर वहाँ पर आपको एडमिशन के चार्ज लगेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगेंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन, फिर आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए चार्जेस लगेंगे, है ना। तो ये बहुत सारे फिर कॉस्ट आते हैं। लेकिन इससे पहले जब क्लास 8 से पहले, क्लास 9 से पहले आपको इस सब चीज़ के किसी भी चीज़ के फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये क्या है कि ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी उस स्टेट्स के, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको यहीं पर छोड़े जाता हूँ। आपको कैसी लगी ये नॉलेजेस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का भी जवाब जरूर देना है कि वो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिस आर्टिकल को हम लोग बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है और ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जितने भी लोग स्टडी करें उन सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और अपने फंडामेंटल राइट्स को जान सके वेरी इजी वे में और किसी भी तरह की उन्हें दिक्कत ना हो। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।